हेलो दोस्तों, मैं राजू सर आप सभी को एलएसपी के ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के पहली इकाई लेकर उपस्थित हैं, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके प्रत्येक जो छोटी छोटी अध्याय हैं वो इस प्रकार है। बारी बारी से सारे अध्याय को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें पहला जो अध्याय है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा कूलॉम के नियम, दूसरा जो अध्याय है विद्युत क्षेत्र, गॉस प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग, तीसरे जो अध्याय है विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव, जो चौथा इसका चैप्टर है संधारित्र तथा स्थिर विद्युत जरित्र। ये इकाई जो है भारतीय भवन बुक के अनुसार ये 4 छोटे छोटे अध्यायों में विभक्त है, जिसे हम बारी बारी से सबको कंप्लीट करेंगे। तो बारी बारी से इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी क्या है। स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, ये क्या होता है। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, रुका हुआ। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। वैद्युतिकी विद्युत, ये विद्युत शब्द से है। और विद्युत किसे कहते हैं, हम छोटे क्लास में पढ़े हैं। आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत कहते हैं। अर्थात विद्युतिकी का सीधे संबंध है आवेश से। विद्युतिकी का सीधे संबंध है आवेश से। तो इस अध्याय के इस इकाई के अंतर्गत हम देखेंगे स्थिर मतलब रुका हुआ, वैद्युतिकी का मतलब इसका सीधे संबंध होता है आवेश का प्रवाह, अर्थात रुका हुआ आवेश। इस इकाई के अंतर्गत हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे, अर्थात पूरे यूनिट में कहीं आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाने वाला है। ओनली हम स्थिर आवेश के ही इस अध्याय के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं। अब स्थिर आवेश के बारे में ही हम पूरी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उससे संबंधित घटनाओं को देखेंगे। तो यहाँ पर स्थिर वैद्युतिकी की डिफिनेशन क्या हो सकती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का तथा उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। एक बार फिर से, स्थिर वैद्युतिकी क्या है। तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश के स्थिर अवस्था तथा उससे संबंधित नियमों घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो हम इसके बाद बारी बारी चैप्टर को देखेंगे। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश के स्थिर अवस्था तथा उससे संबंधित नियमों के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अर्थात इस इकाई में आवेश की उस अवस्था का अध्ययन करना है जिसमें वह रुका हुआ रहता है और उससे संबंधित जो नियम है उन सभी नियमों का अध्ययन करना है। यही जो इकाई है स्थिर वैद्युतिकी के रूप में जानी जाती है। तो इसमें जो पहला अध्याय है, इसके अभी मैंने बताया इसके 4 अध्याय है भारतीय भवन के अनुसार। तो इसका जो पहला अध्याय है उस अध्याय का नाम है विद्युत आवेश तथा कूलॉम के नियम। अर्थात ये हमारा पहला अध्याय जो स्टार्ट होने वाला है वह विद्युत आवेश से स्टार्ट होने वाला है, आवेश से स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश अर्थात या आप ओनली आवेश कह सकते हैं। आवेश क्या है, इसको समझने के लिए हम कुछ जूनियर क्लास की बातों को ध्यान में लाएंगे। हम लोगों ने
9th क्लास में गुरुत्वाकर्षण के बारे में अध्ययन किए। गुरुत्वाकर्षण, हम पृथ्वी पर एक खास चीज का अनुभव करते हैं, इसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल हम किसके कारण अनुभव करते हैं? तो इसलिए अनुभव करते हैं कि हमारे अंदर क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान के कारण हम एक खास बल, जिस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, अनुभव करते हैं। इसका कारण क्या है? द्रव्यमान। इसका कारण क्या है? द्रव्यमान। तो पृथ्वी के ऊपर हम गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण अनुभव करते हैं। और फिर किसके कारण पृथ्वी हम पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है या हम उस पे लगाते हैं? तो इसका सेम आंसर होगा द्रव्यमान। अर्थात द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिस गुण के कारण वह गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न भी करता है और उसका अनुभव भी करता है। तो इसका मूल जो रीजन है वह द्रव्यमान है। द्रव्यमान के कारण हम गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करते हैं। द्रव्यमान के कारण हम गुरुत्वाकर्षण बल दूसरे पदार्थ पे लगाते हैं। तो द्रव्यमान जिस प्रकार किसी पदार्थ का वह मूल गुण होता है जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न भी करता है और उसका अनुभव भी करता है, ठीक उसी प्रकार यह विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण होता है जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न भी करता है और इसका अनुभव भी करता है। फिर से एक बार यहां पर ध्यान दीजिए, द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है और गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है और द्रव्यमान की वजह से हम इसको महसूस करते हैं। जैसे पृथ्वी के ऊपर हम गुरुत्वाकर्षण बल के महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। इसके मुख्य कारण है हमारा द्रव्यमान। पृथ्वी हम पर क्यों गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है? इसका भी आंसर सेम होगा, इसका नाम है द्रव्यमान। ठीक उसी प्रकार विद्युत आवेश किसी पदार्थ, किसी वस्तु का वह मूल गुण होता है जिसके कारण यह स्वयं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न भी करता है और इसका अनुभव भी कराता है। तो यह विद्युत आवेश कहलाता है। तो यहां पे हम इसके बारे में अध्ययन करें। तो आइए हम इसे लिख लेते हैं। आवेश या विद्युत आवेश, अंग्रेजी में इसे चार्ज बोला जाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिस गुण के कारण विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न भी करता है तथा उसके प्रभाव को अनुभव भी कराता है। अर्थात किसी पदार्थ, किसी वस्तु का वह मूल गुण, वह गुण जिस गुण के कारण वह विद्युत तथा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न भी करता है और उसका अनुभव भी कराता है। पदार्थ के इसी मूल गुण का नाम विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश के रूप में जाना जाता है। जैसे यहां हम ध्यान देते हैं सोडियम, जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 11 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो भी 11 है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखा जाए तो 2, 8 और ये 1। आप जानते हैं कि प्रत्येक तत्व अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो यहाँ पर सोडियम या तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे या यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले तो अष्टक पूरा हो सकता है। तो आप जानते हैं कि इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करना ही आसान है। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग जब करता है, यहां से जब 1 इलेक्ट्रॉन या इसमें से निकलता है, रिलीज होता है, निकल जाता है, तो ये Na+, Na
ये प्लस में हो जाता है। क्यों प्लस होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2 8, इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है इस पे प्लस चार्ज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ हम जब देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाता है 10 और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो जाता है 11। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं जबकि प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लस कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है, इसलिए इस पर 1 प्लस आ जाता है। प्रोटॉन पे सोडियम, प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाती है इसलिए उस पर 1 प्लस आ जाता है। तो यहाँ एक बात फाइनल होता है कि जब किसी पदार्थ से, किसी तत्व या किसी पदार्थ से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर कौन सा आवेश आता है? धन आवेश। इसे कहते हैं हम धन आवेश। धन आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉनों के त्याग से, इलेक्ट्रॉन का यहां क्या हुआ? हानि। इलेक्ट्रॉन के हानि से कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ? धन आवेश उत्पन्न हुआ। ठीक उसी प्रकार क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन जिसकी परमाणु संख्या 17 होता है, तो परमाणु संख्या 17 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें 17 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसमें 17 होंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखा जाए तो 2 8 7 होगा। यहां पे अष्टक पूरा करने के लिए या तो क्लोरीन को ये 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देना चाहिए या इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेना चाहिए। तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्लोरीन के लिए आसान होगा, अतः ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अर्थात क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण कर लेता है तो ये Cl, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अब 18 हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 18। अब प्रोटॉन कितने के कितने रहेंगे? यहाँ 17, यहाँ भी 17। ये ऋणावेशित कण है, ये धनावेशित कण है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कितना ऋणावेश अधिक है यहाँ पे, तो प्रोटॉनों से 1 अधिक है, इसलिए यहाँ पर 1 माइनस आ जाता है। अर्थात यहाँ पे एक बात क्लियर होता है कि इलेक्ट्रॉन के वृद्धि से कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? ऋण आवेश। इसे हम क्या कहते हैं? ऋण आवेश। ऋण आवेश कहते हैं। तो यहां पर क्लियर होता है कि आवेश 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। तो ऋण आवेश कैसे उत्पन्न होता है? तो इलेक्ट्रॉनों के वृद्धि से ऋण आवेश उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों की हानि से धन आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार एक अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन 1870 ईस्वी में उन्होंने आवेश को 2 भागों में बांटा था, जिसका नाम इस प्रकार है धन आवेश और ऋण आवेश। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की जब वृद्धि होगी, जिस तत्व में, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी उस पे ऋण आवेश आ जाता है, जबकि जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर जाते हैं, त्याग हो जाता है, निकल जाता है, उसमें उस पे धन आवेश आ जाता है। और ये ऋण आवेश और धन आवेश की जो संख्या होती है किसी पदार्थ द्वारा, किसी तत्व के परमाणु द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। अर्थात जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा उस पर उतना धन आवेश आ जाएगा, जो तत्व के परमाणु
जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे उतने उस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो आइए इसे हम लिख लेते हैं। आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पे की जाती है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर ऋण आवेश तथा इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो उस पे धन आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कि अभी हम पीछे जो उदाहरण देखे, सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन का हानि हुआ तो उस पे धन आवेश आ गया। वही क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो उस पे ऋण आवेश हो गया। अर्थात आवेश की जो संकल्पना का मतलब है कि आवेश का जो अस्तित्व या उसकी जो संकल्पना हम करते हैं वह इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही करते हैं। और ये बात हम जान गए कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से ऋण आवेश तथा इलेक्ट्रॉन की हानि से धन आवेश उत्पन्न होता है। यहां क्लियर होता है। बात यह एक आती है कि हम आवेश का संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं करते। तो प्रोटॉन के बारे में आपको पता होगा कि प्रोटॉन काफी एक भारी जो कण होता है परमाणु के अंदर, और परमाणु के वो नाभिक में होता है N+P। ये P जो होता है काफी भारी होता है। अर्थात ये Mp मतलब प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह 1837 गुना इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर होता है। अर्थात हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उसका 18 गुना अधिक इस प्रोटॉन का द्रव्यमान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन एक भारी कण है परमाणु के अंदर और भी नाभिक में। और दूसरा इसका यह रीजन है कि यह दुनिया के सबसे डेंजरस बम, प्रबल नाभिकीय बल से इस नाभिक के अंदर बंधा हुआ रहता है। अतः हम आवेश की जो संकल्पना है वह इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही करेंगे। ये तत्व जो परमाणु के अंदर जो कण है नाभिक में जो होते हैं काफी भारी और शक्तिशाली नाभिकीय प्रबल बल से बने होते हैं, इसलिए इसका त्याग जो होता है वह त्याग करना मुश्किल होता है, कठिन होता है। इलेक्ट्रॉन ही बाहरी ऑर्बिट में होते हैं और इसे ही ग्रहण और त्याग होता है और आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि प्रोटॉन के आधार पर हम आवेश की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही आवेश की संकल्पना करते हैं। तो हम जान गए आवेश कितने प्रकार के होते हैं। मैं अभी बताया आपको कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन 1870 ईस्वी में उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि आवेश जो होता है वह दो प्रकार के होता है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। मैं शॉर्ट में लिखा हूं धन आवेश। ये इलेक्ट्रॉनों के हानि से उत्पन्न होता है। अर्थात धन आवेश कब उत्पन्न होता है तो किसी तत्व के परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, लॉस होता है, तब वहां पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरी बात यहाँ ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि से उत्पन्न होता है। इससे उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि से उत्पन्न होता है। तो जब किसी तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो उस पर ऋण आवेश हो जाएगा, और अगर रिलीज करता है, त्याग करता है, तो वो धन आवेशित हो जाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे इनके बारे में। मान लीजिए ये किसी धातु का टुकड़ा है जिसपे धन आवेश है, देख सकते हैं। कोई अन्य पदार्थ हमने लिया,
और इस पे धनी आवेश हमने रखा, तो जब इसके पास हम ले जाएंगे, ये धन आवेशित है, जब इसके पास हम ले जाएंगे इसको, तो यह इस तरह से मूव करेगा। ये इसके इस किनारे वाले में जब ले जाएंगे तो ये भागेगा, सटेगा नहीं। दूसरी स्थिति यहाँ ठीक उसी प्रकार कोई पदार्थ का टुकड़ा है जिस पे धन आवेश ही है, धन आवेश है, और कोई दूसरा ये पदार्थ है जिसपे ऋण आवेश है। ये अब जो है इस तरह से मूव नहीं करेगा बल्कि इस तरह से मूव करेगा, अर्थात ये वाला और ये वाला एक दूसरे को टच कर जाएगा, सट जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। यही यहाँ पर देखिए ये इधर भागा और ये इधर भाग गया। तो कहने का मतलब है कि आवेश की ये जो प्रकृति है, इसका नेचर है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ये प्लस और प्लस या माइनस और माइनस, ये धन आवेश धन आवेश, ये ऋण आवेश ऋण आवेश, ये जो कहलाते हैं सजातीय आवेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सजातीय आवेश। सजातीय आवेश जिसके बीच कौन सा बल लगता है? सजातीय आवेश के बीच देखिए यहाँ पर एक धन आवेश के बीच एक दूसरे को धक्का दिया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण या इसी को कहते हैं विकर्षण बल। ओके, तो यहाँ पे सजातीय आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है वो प्रतिकर्षण या विकर्षण का बल कार्य करता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लस प्लस माइनस माइनस सजातीय आवेश कहलाते हैं और इनके बीच प्रतिकर्षण या विकर्षण का बल कार्य करता है। दूसरी बात यहां देखिए, माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस यहां देखिए एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए, इसे कहते हैं विजातीय आवेश। विजातीय आवेश ये क्या है? विजातीय आवेश है। ये माइनस और ये प्लस, इसके बीच कौन सा बल लगेगा? यहां देखिए एक दूसरे को क्या किया? अट्रैक्टिव किया, आकर्षित किया। इसलिए कह सकते हैं कि इसके बीच जो बल लगता है वह आकर्षण का बल लगता है। आकर्षण का बल, आकर्षण बल कार्य करता है। तो हम जान गए यहाँ पे जो आवेश होता है वह दो प्रकार के होता है और इसके नेचर के बारे में हमने अध्ययन किया तो जाना कि ये जो सजातीय आवेश होते हैं उनके बीच प्रतिकर्षण या विकर्षण का बल कार्य करता है, जबकि विजातीय आवेश के बीच आकर्षण का बल कार्य करता है। अब हम बात करेंगे आवेश के मात्रक के बारे में। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आप निचले क्लासों में भी जानते होंगे, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। आवेश का एसआई मात्रक के बारे में बात करेंगे तो आवेश का एसआई मात्रक, अन्य मात्रक भी देखेंगे यहाँ पर। आवेश का एसआई मात्रक, तो ध्यान दीजिए एसआई मात्रक आवेश बराबर क्या होता है? तो हम लोग पहले पढ़े हैं विद्युत धारा बराबर क्या होता है बताइए? विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। ये हम लोग 10th में पढ़े थे। I बराबर Q बाई टी, याद आया? I बराबर Q बाई टी। तो यहां से आवेश बराबर क्या होगा?
इसलिए आवेश इक्वल विद्युत धारा गुणे समय, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो विद्युत धारा, सॉरी यहाँ विद्युत धारा छूट गई। विद्युत धारा का ये सही मात्रा क्या होता है? एम्पियर। यहां लिखेंगे हम एम्पियर, और गुणे समय का ये सही मात्रा सेकेंड। तो हम जान गए आवेश का जो SI मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। इसी एम्पियर सेकेंड को हम कूलम बोलते हैं, कूलम, जिसे कैपिटल C द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि यह वैज्ञानिक के नाम पर मात्रक है, इसलिए इसे कैपिटल लेटर से हम सूचित करते हैं। तो जो आवेश का SI मात्रक है वह कूलम है। क्या है? कूलम। कूलम बराबर क्या होता है? एम्पियर गुणे सेकेंड। एक कूलम इक्वल एक एम्पियर इंटू एक सेकेंड। तो ये आवेश का SI मात्रक है। अब देखेंगे हम आवेश का CGS मात्रक क्या होता है। CGS ध्यान दीजिए, CGS जैसे कि हम लोग 9th में ही पढ़े हैं, 11th में ही पढ़े हैं, CGS मात्रक, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम। तो CGS जैसे कि लंबाई का SI मात्रक मीटर, CGS में सेंटीमीटर, FPS में फुट, इसी तरह से हम इसको देखेंगे। आवेश का CGS मात्रक क्या होता है? आवेश का CGS सिस्टम में मात्रक, इसे याद करना है। इसका जो होता है मात्रक वह स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम। तो CGS मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम होता है। तो यहां देखेंगे हम कि एक कूलम बराबर कितने स्टेट कूलम होता है। ध्यान दीजिएगा, एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम होता है। तो SI मात्रक आवेश का क्या हुआ? कूलम। CGS में क्या हुआ? स्टेट कूलम। अब इसे अन्य मात्रक भी देखते हैं। अन्य मात्रक की ओर बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे हम आवेश का कुछ अन्य मात्रक को देखेंगे, क्योंकि इसे जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम आंकिक प्रश्नों को, न्यूमेरिकल को बना रहे होंगे उस समय इन मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे जानना जरूरी है। तो अन्य मात्रक जैसे आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, तो इसका EMU इसी के नाम है। देखिए, विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत मतलब इलेक्ट्रो, चुंबकीय मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो यहां से E लिए, यहां से M, यहां से U, अर्थात EMU है ना। तो आवेश का विद्युत चुंबकीय जो मात्रक होता है वो EMU होता है। तो फिर यहां देखेंगे कि एक कूलम बराबर कितना EMU होता है। तो
एक कूलम, बड़ा सी देंगे चूंकि वैज्ञानिक के नाम पर कूलम है, तो ये होता है 1/10 EMU। अब यहां पर देखेंगे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। तो आवेश का सबसे जो बड़ा मात्रक होता है वह फैराड होता है। फैराड, फैराड होता है। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वह फैराड होता है। तो एक कूलम बराबर कितना फैराड होता है, या सॉरी सबसे बड़ा मात्रक है, तो एक फैराड बराबर कितना कूलम होता है ये देखना है। तो यहां पर एक फैराड इक्वल 96,600 कूलम होता है। तो यहां पे हमने क्या देखा, आवेश का एसआई मात्रक कूलम, आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम, उसके बाद इसका विद्युत चुंबकीय जो मात्रक था वह EMU था, उसका भी संबंध देखे हम, एक कूलम बराबर 1/10 EMU। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा मात्रक आवेश का, तो सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वह फैराड होता है, और एक फैराड बराबर 96,600 कूलम होता है। ये बड़ा मात्रक है आवेश का। अब इसके अतिरिक्त हमें जो अन्य छोटे मात्रक बनाने होते हैं आवेश के लिए, उसके लिए हम जो 11th में 9th में हमने जो एसआई उपसर्गों के बारे में, एसआई उपसर्ग जो मतलब मात्रक के जो पहले लगते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए, तब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में सक्षम होंगे, दिक्कत नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, तो इसके लिए आपको पता होगा मिली, मिली का क्या अंश होता है, मिली, तो ये संकेत, सॉरी मिली का संकेत स्मॉल m दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर इसके जो अंश होते हैं तो ये होते हैं, इसका मिली का जो अंश होता है 10⁻³ माइक्रोम्यू, तो इसका जो संकेत होता है, अंश जो होता है वह 10⁻⁻6 नैनो, इसका जो संकेत होता है वह 10⁻⁹। उसी तरह से ये अगर पीको आएगा तो उसके लिए जो होता है 10⁻⁻12। अब इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं ये देखिए, अगर कहीं, अगर यहां पे कहीं 10 अगर कहीं पे 1 माइक्रो कूलम, अगर यहाँ पर 1 माइक्रो, यहाँ थोड़ा सा स्मॉल लिखेंगे, माइक्रो सी बड़ा, 1 माइक्रो कूलम लिखा है, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, 1 माइक्रो कूलम लिखा है तो क्या करेंगे, यहां एक है तो 1 माइक्रो के लिए क्या लाएंगे, माइक्रो के लिए 10⁻⁻6, तो यहाँ 1 में जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 ही होगा, इसके लिए क्या करेंगे 10, माइक्रो के लिए -6, और ये हो गया कूलम। तो 1 माइक्रो कूलम को हम कितना कूलम लिख सकते हैं, 10⁻⁻6 कूलम लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर कहीं 1 नैनो कूलम लिखा है तो कैसे लिखेंगे, तो 1 नैनो कूलम है तो कूलम में क्या होगा, तो ये याद होना चाहिए आपको, नैनो मतलब 10⁻⁹, तो ये हो जाएगा, अगर लिखना है इसे तो लिख सकते हैं 10⁻⁹ कूलम। अगर कहीं 1 पीको कूलम लिखा है
तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर 1 पीको कूलम लिखा है तो इसको कैसे लिखेंगे? तो पीको के लिए क्या लेते हैं? 10⁻⁻12। तो यहां हो जाएगा 10⁻⁻12 कूलम। ठीक इसी प्रकार अगर यहां पे 1 मिली कूलम लिखा है तो इसको कूलम में कैसे लिखेंगे? तो मिली के लिए क्या होता है? 10⁻³ क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ कूलम। तो ये जो यहां पर हमने लिखा है मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, इसका जो अंश ये हमने देखा, इसे याद होनी चाहिए। तब हम इसका ये जरूरी नहीं है कि कूलम कहीं पहले, ये किसी भी मात्रा के ठीक पहले इसका हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे मिलीग्राम, मिली कूलम। तो अन्य मात्रक के पहले भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रहती है। हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और इसके अगले जो भी टॉपिक, जो भी इसकी आगे वाली पार्ट्स होगी वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।